यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जा है मोहम्मद अली है जिन्ना। आज बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म की बरसी है नाज़रीन। हम कायदे आज़म का यौम वफ़ात जो है उसको बहुत ही अक़ीदत से मनाते हैं, बड़े एहतराम से मनाते हैं। कायदे आज़म को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं और बहुत रिस्पेक्टेबली बनाते हैं। कायदे आज़म बाबाए कौम की बरसी पर कुरान ख़वानी होती है, मुल्क भर में कुरान ख़वानी होती है, मुल्क भर में उनको याद किया जाता है। उनकी जो बरसी है उसके मज़ार पर आप देखें, आगे जाके कायदे आज़म के मज़ार पे इतने लोग आते हैं फूल चढ़ाने के लिए, आला शख्सियात आती हैं, परेड होती है और टेलीविज़न पे नशरियात किया जाता है और पुरवकार तकरीब भी होती है। लेकिन कायदे आज़म बाबाए कौम की जो बरसी है उस पर कभी क्या हमने ये सोचा है नाज़रीन कि क्या ये पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर बाबाए कौम कायदे आज़म ने दी थी? क्या ये वही पाकिस्तान है नाज़रीन जिसके लिए कायदे आज़म की क़यादत में एक जद्दोजहद की गई थी और मुसलमानों ने ऐसी जद्दोजहद की कि पाकिस्तान बन गया? कायदे आज़म बाबाए कौम ने जो हमें अफकार बताए थे, जो उसूल बताए थे, जो तरक्की के उसूल थे, आपको बताया, जो एक कौम बनने के उसूल थे, क्या हम उसी पाकिस्तान को उनके उन्हीं अफकार और उसूलों पर चला रहे नाज़रीन? ये हमें अपनी गलतियाँ और जो कोताहियाँ हैं आज के दिन उनको तस्लीम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपने पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके और बड़े अफसोस की बात है। हमें कायदे आज़म की रूह के सामने और उन लाखों शहीदों के सामने, उनकी रूहों के सामने जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनको जवाब देना है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कायदे आज़म ने जो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का दर्स हमें दिया था ना, वो हम भुला चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बस ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में नाज़रीन हम इस्लाम का किला बनाने के लिए इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। हम वो किरदार अदा कर ही नहीं सके नाज़रीन जो कायदे आज़म के उसूलों और उनकी रहनुमाई के मुताबिक था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तंजीम का दर्ज दिया, तो फिर बताइए ना, क्या हम आज मुत्तहिद हैं नाज़रीन? कोई एक क्या मन हासिल कौम, क्या हम एक हैं, एक झंडे के तले हैं? क्या हम जैसे 14 अगस्त मना रहे होते हैं, 25 दिसंबर भी मनाते हैं, 23 मार्च भी मना रहे होते हैं, लेकिन क्या हम एक परचम के साए तले एक कौम हैं? आज हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक कौम नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। एक ऐसा टॉपिक डिज़ाइन किया है जिस पे मुझे लगता है कि हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्टिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जिसको आप मोस्टली देखते हैं, अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएँ, आप अमेरिका पूरा ट्रैवल करें तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क सिटी में। क्योंकि मेरा भी अमेरिका का टूर था तो मैं न्यूयॉर्क सिटी में रही हूँ 10-15 दिन। वहाँ पर जितनी हाइस्ट बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं, जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी देखा। तो ऑल्दो आज वैसे 9/11 वाला जो हादसा था उसके बारे में बता दूं कि वो आज के दिन हुआ था, और अभी जब मैं गई थी तो मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाकर वहाँ पर ख़ुद विज़िट किया। ऑल्दो उसके टॉप फ्लोर पे भी मुझे जाने का मौका मिला, परमिशन लेके जाना पड़ता है, और आई बिन देयर, और सिक्योरिटी के साथ मैंने वहाँ जाके पूरी सेल्फीज़ व्लॉग बनाई, चीज़ें देखी। तो मैं आपको बताऊँ, जब वो 2 बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जब वो गिरी तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर, गोरों ने ये फैसला किया कि ये 2 बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग बने, भले सेम एज इट इज़ फॉर्मूले के साथ, सेम एज इट इज़ वो नहीं, बल्कि अब एक ऐसी बिल्डिंग बने जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनी 2 बिल्डिंग की जगह, मगर इतनी पायदार, इतनी मजबूत और बुलेट प्रूफ बिल्डिंग बनाई कि जो दुनिया में कोई भी शय, कोई भी जहाज़ भी उसके अंदर अगर घुस जाए तो वो गिर नहीं सकती, वो टूट नहीं सकती, वो इमारत इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो देखें, ये अच्छा काम था। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे लंदन में भी शराड, उनकी जो शार्ड बिल्डिंग है वो बहुत टॉलेस्ट है, बहुत ऊंची ऊंची आसमानों तक पहुंची हुई बिल्डिंग्स। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक हबीब बैंक की बिल्डिंग होती थी जो बहुत ऊंची थी, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। मगर अभी काफ़ी जो है वो चेंज हो गया। कराची में जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, साहिल समंदर के पास, 2 दरिया के पास, क्लिफ्टन में, मगर लाहौर में अभी वो ट्रेंड नहीं आया है। मगर मैं आज ये बात करूँगी हमारे मेहमान से कि जो शहरों में ये बड़ी बड़ी वर्टिकल बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा होता है, ये क्यों बनाया जा रहा होता है ख़ास तौर पे शहरों पे, और इससे क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या नुकसान हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है तौकीर डार साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और बिल्डर हैं, तो हमने उनको मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, आज के टॉपिक के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी, वर्टिकल जो बिल्डिंग्स है ये क्यों तामीर की जाती हैं बड़े बड़े शहरों में? देखें फ़िज़ा, अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बना दी है वो दोबारा मज़ीद तो ग्रो हो नहीं सकती। हमारे पास जो लैंड है हमने उसी को यूटिलाइज़ करना है। तो इसीलिए वर्टिकल सिटीज़ और वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके और कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके। इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग भी आप वर्टिकल बिल्डिंग्स के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये शहरों में ज़्यादा तामीर की जाती है? जी बिल्कुल, शहरों में ज़्यादा तामीर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे चूँकि इतनी प्लानिंग नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हम किस सिटी की डायरेक्शन नहीं होती कोई, तो हमें जो है वो एक छोटा सा प्लान चाहिए, एक विजन चाहिए, एंड फॉर ऑल दैट वी नीड डाटा, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट डाटा। तो जब हमारे पास वो डाटा होगा हम अपनी सिटीज़ को उन एरियाज़ में ग्रो करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और उन जगह पे फिर हम वर्टिकल बिल्डिंग्स प्लान कर सकते हैं। तो ये ज़मीन की बचत के लिए मौसर साबित होती है, आपने जैसे बताया? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप देखें अगर आपने 500 लोगों को घर प्रोवाइड करना है, अगर वो घरों में रहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रकबा चाहिए। बट अगर आप एक बिल्डिंग बना दें, आपने भी जिक्र किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, लंदन की डिफरेंट बिल्डिंग्स का, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि वहाँ पे आराम से 200-250 अपार्टमेंट्स एक बिल्डिंग में निकल आते हैं, ज़्यादा भी निकल आते हैं। तो 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो 8-10 कनाल के अंदर आराम से बनी जा सकती है और लोगों को वहाँ पर अच्छी एमिनिटीज़ के साथ वहाँ पर अकोमोडेशन दी जा सकती है। बस हमारे मुल्क में तो ज़मीन की जो एक मलकियत है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारा कल्चर भी है कि बड़े बड़े रकबे पे ज़मीन रखना, हमारे बच्चों का ये आगे से गार्डन होगा, यूँ होगा, यहाँ पे खेती बाड़ी होगी, ये बस लॉन खुला छोड़ दो, ये ज़मीनें छोड़ दो, ये हमारे आगे बच्चों का, पर आगे उनके बच्चों का, ये आपको पता है यहाँ पे तो तसव्वुर ऐसा किया जाता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर पंजाब में ज़्यादा है। कराची में आपने देखा होगा कि वहाँ पे तो वर्टिकल लिविंग पिछले 30-40 साल से है। इस्लामाबाद पिंडी भी जो है अब अडॉप्ट करता जा रहा है, क्योंकि वो भी एक छोटे शहर थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कराची के पास समंदर था तो वो और ग्रो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग को ले लिया। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब में, लाहौर में कल्चर यही है कि ज़मीन भी अपनी होनी चाहिए और छत भी अपनी होनी चाहिए। तो आई थिंक एज अ नेशन भी हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें ग्रो करना है दुनिया के साथ साथ। दुनिया की सारी कंट्रीज़ ले लें, वो सारे जो है वो इसी तरह ग्रो करते हैं कि वो इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर पंजाब में, उस तरह ग्रो नहीं कर पा रहे, इवॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने आप को एजुकेट नहीं कर पा रहे कि हमने जाना किस तरफ है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वी आर एक्चुअली डायरेक्शन लेस राइट नाउ। ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स होती हैं इसमें रहने वाले अफराद की कौन कौन सी सहूलत का ख़ास ख्याल रखा जाता है?
देखिए जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर तो आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं, आपको जिम मिलता है, स्पा मिलता है, आपको स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं, आपको उसके अंदर बच्चों के डे केयर सेंटर्स मिल जाते हैं, आपको उसके अंदर प्ले एरियाज मिल जाते हैं, मस्जिद हो जाती है, बिल्कुल मस्जिद हो जाती है, वहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स की जाती हैं, ताकि स्टाफ के सर्वेंट क्वार्टर्स भी बिल्कुल होते हैं, वहाँ पे पार्किंग आपको बेसमेंट के अंदर मिलती है ताकि आपको कम्युनिटी लिविंग का एहसास हो। लिव इन कराची तो मेरा जब हमने घर बेचा तो हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो इसी तरह की लाइफ थी, तो मैं बहुत यूज्ड टू उस लाइफ से, बट अब नहीं हूँ। अब जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, आई डोंट वांट टू जस्ट गो इन द अपार्टमेंट लाइफ अगेन। तो एज आई सेड कि पंजाब में जो कल्चर है वो घरों में ज़्यादा रहने का, बट जिस तरह हमारी आबादी ग्रो कर रही है, अगर आप देखें तो हमारी 15 से 25 साल की जो आबादी है वो इस वक्त 5 करोड़ है। तो जो ये बच्चों ने जब बड़ा होना है तो आप देख लें कि अगले 10 साल में एटलीस्ट हमारी 2 करोड़ शादियाँ होनी हैं, और जब वो शादियाँ होनी हैं तो दे हैव टू स्टार्ट अ फैमिली। वंस दे डू दैट तो उनको हाउसिंग तो हमें प्रोवाइड करनी है, और इतनी ज़मीन हमारे पास नहीं है कि हम इतने लोगों को घर प्रोवाइड करके दे सकेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तानीज़ को, ख़ासतौर पर पंजाबीज़ को वर्टिकल लिविंग के लिए जो है वो इवॉल्व होने की शदीद ज़रूरत है। इनके माहौलियाती असरात को कम करने के लिए कैसे इक़दाम किए जा सकते हैं वर्टिकल बिल्डिंग्स के? देखिए जब वर्टिकल लिविंग में आप रहते, जब आप वर्टिकल बिल्डिंग्स में आप रहते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपके रहते हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। आपको अपने हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी रात वहाँ पे म्यूज़िक बजाते रहें या टीवी ऊंचा ऊंचा सुनते रहें या आपकी पार्टीज चलती रहें, क्योंकि घरों में तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, बट अपार्टमेंट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले को आप तंग करते रहेंगे या नीचे वाले को आप तंग करते रहेंगे। डिफरेंट मसाइल होते हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, प्लम्बिंग के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिक के मसाइल, तो आपको अपने हमसायों के हकूक़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर हम एज ए नेशन एजुकेट हों, इसके ऊपर इवॉल्व करें, गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले, तो आई थिंक इसको हम बड़ी अच्छी तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। फिर मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि पाकिस्तान के तो मौसम के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते, कभी बारिश है, कभी ज़लज़ला, कभी कुछ, कभी तूफ़ान। तो आपने हमें ये बताना है कि क्या ये वर्टिकल जो बिल्डिंग्स हैं इसकी तामीर ये सब सेफ़ है, लोगों की सेफ्टी है इसमें कि नहीं है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे पास मौजूद हैं तैमूर डार साहब जो कि इकॉनमिस्ट भी हैं, बिल्डर भी है, और हम इनसे बात करें वर्टिकल बिल्डिंग्स के बारे में। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह से होते हैं, कभी मौसम कैसा है, कभी कैसा है, कभी बारिशें हैं, कभी ज़लज़ला है, कभी तूफ़ान है। तो इस सिचुएशन में बिल्डिंग्स की पायदारी और इस तरह से जो लोग उसमें रहाइश पजीर हों उनकी क्या सेफ्टी है, क्या किरदार है? देखिए बिल्डिंग्स जो पाकिस्तान में अब बन रही हैं, अब तो बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर बन रही हैं। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में जो डिज़ाइन कर रहे हैं, अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो डिज़ाइन करते हैं। तो और वो मोस्टली जो है वो सब बाहर से ही पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब बिल्डिंग्स की जो अब बन रही हैं पाकिस्तान में रिसेंटली, अनफॉर्चुनेटली 1-2 इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स अफेक्ट हुई हैं, बट आप देखें कि 99.9% जो है ये इस तरह का यहाँ पे कोई इस तरह के कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आए हैं। तो ज़लज़ला प्रूफ करने के लिए भी बिल्डिंग्स की यहाँ पे पाकिस्तान में टेक्निक्स मौजूद हैं। हमें ग्राउंड प्लस 14, 15, इवन 20-25 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स भी बनाने में अब कोई मुश्किलात यहाँ पे नहीं है। बट इस सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी लेजिस्लेशन करे और वो चेक इन बैलेंस रखे, ताकि जो इन्वेस्टर है या उसके अंदर जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको ये पता हो कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को टैप कर रही है, देख रही है, और खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ तो मेरे पीछे गवर्नमेंट खड़ी होगी मुझे बैक करने के लिए। अभी हो ये नहीं रहा, गवर्नमेंट जो है वो इस तरह इसको देख नहीं रही, इंडस्ट्री नहीं बना पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इस तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो लोग इसलिए जो है अभी तक इस तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मईशत पर क्या असरात मरतब होते हैं? देखिए ऑब्वियसली जब रियल स्टेट सेक्टर ग्रो करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। एक घर बनाने से तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लोगों के पास पैसा आता है, जब पैसा आता है तो वो नीचे मार्केट में जाके उसको स्प्रेड करते हैं अपनी इनकम को, उसकी वजह से मईशत जो है वो अच्छी चल सकती है। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि वो ऐसे एरियाज़ पाकिस्तान में लोकेट करे जहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और उन एरियाज़ को जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कायम करे। जब इंडस्ट्रीज़ कायम करेगी तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होगी, और उसके बाद वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी। हर बंदा लाहौर की तरफ भागने से भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लोकल एरियाज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। कराची में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का जो है दस्तूर है, लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स लाइफ ही वहाँ पर रहते हैं। साहिल समंदर के पास हो जाए, गुलिस्तान जौहर हो जाए, गुलशन मेमार हो जाए, ये सब जगहों पे अब उधर बड़ी बड़ी हाईएस्ट बिल्डिंग जो है वो बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो मुझे उस हिसाब से बताइए कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाए, अल्लाह ना करे, मौसमी हालात आपको पता है कराची के कैसे होते हैं,
बारिश है तो शदीद बारिश है, ज़लज़ले तो ज़लज़ले, पानी है तो सैलाब की तरह, ठीक है। तो अब अगर ऐसी हालत में बिल्डिंग अल्लाह ना करे गिर जाए तो फिर ये जो प्रॉपर्टी की मलकियत है, जो ज़मीन की मलकियत है, वो पूरे अपार्टमेंट में रहने वालों की, उनमें से किसकी होती है? देखिए, जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो तो अपनी बिल्डिंग्स को जो है वो इंश्योर करते हैं, और उसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर एक क्लेम होता है एक्ट ऑफ गॉड का, कि खुदा न खासा ज़लज़ले की वजह से या किसी और वजह से अगर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो बहुत सारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो तो अपनी बिल्डिंग्स को जो है अब इंश्योरेंस में लेके जाते हैं, और जो वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स के प्रीमियम इंश्योरेंस के अदा करें, ताकि खुदा ना खासा कभी ऐसा मिसहैप है। दुनिया भर में ऐसा होता है। कराची में नस्ला टावर था ना, वो गिरा दिया गया था। वो तो देखिए गिरा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे कोई वायलेशन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ पे ऑर्डर किया था कि उसको गिरा दिया जाए, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन नहीं थी उस तरह की कि लोगों को जो है वहाँ पे रिकवरी दी जा सके, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ। इसलिए मैंने पहले जिक्र किया कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स लेना, उनकी लेजिस्लेशन करना, उनकी पॉलिसी मेकिंग इस सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कराची में अगर हम किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ख़रीदते हैं तो उसमें हमें उसकी जो ज़मीन है उसकी मलकियत में भी कोई हिस्सा मिलता है, या सिर्फ बस अपार्टमेंट का कोई, बिल्डिंग का कोई बस ऐसे हिस्से में हमें कोई शेयर दिया जाता है? व्हाट इज़ द सिनेरियो, क्या चीज़ है? देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ऑब्वियसली जो लैंड है वो डेवलपर के नाम पे होती है, बट जब डेवलपर उसको अथॉरिटी से नक्शा अप्रूव करवाता है तो उसके अंदर वो यूनिट्स के तौर पे वो नक्शे अप्रूव करवाए जाते हैं, और जब लोगों को उनके पोजेशन मिलते हैं तो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोकल अथॉरिटी से जाके रजिस्ट्री उसकी करवा सकें अपने नाम पे। ट्रांसफ़र तो बिल्डर आपको आपके नाम पे देता है, बट आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोकल अथॉरिटी से जाके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लें। जब वो रजिस्ट्री हो जाती है तो वो फिर वो यूनिट उस बिल्डिंग के अंदर आपकी मलकियत होता है, वो बिल्डर उसको ओन नहीं करता, वो आप उसको ओन करते हैं। और इवन बैंक लोन भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं जाके, अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है, क्योंकि अच्छे बैंक रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी को लोन देने के ऊपर रजामंद होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्योरली जो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिल्डर के साथ, ये एक मालिक की ही ज़ाती ऑक्यूपेंसी है और उसकी ही मलकियत है। ये कराची और लाहौर में वर्टिकल बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्या फ़र्क पाया जाता है उनकी डिमांड्स में? देखिए, कराची ऑब्वियसली पॉपुलेशन में बड़ा है, ज़्यादा है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट लाहौर भी जो है अब वो कैचअप कर रहा है, क्योंकि इंटीरियर पंजाब से सारे लोग लाहौर के आके अंदर रहना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं। कराची ने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था अपने आप को वर्टिकल लिविंग में, क्योंकि एक तरफ समंदर था, दूसरी तरफ छोटे शहर थे, तो उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया वहाँ पे लोगों ने। 30 साल पहले मैं भी जब अपने पेरेंट्स के साथ कराची में रहता तो हम भी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पे रहते थे, और एक बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल था वहाँ पे। एंड आई एम श्योर अगर आप कभी रहे हो तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे वर्टिकल जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर है लाहौर से। वहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे, जो लोअर मिडिल क्लास को वहाँ पे दी जाती हैं, और हाई एंड बिल्डिंग्स भी हैं जो DHA फेज़ 8 के पास या वाटर फ्रंट बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं। लाहौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग ज़मीन अपनी और छत अपनी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आ सके। तो हमें करना क्या है, हमें इसका एक डाटा बनाना है, हुकूमत ने देखना है कि यार हमारी पॉपुलेशन ग्रो किस तरफ कर रही है, और उन सेक्टर्स को टैप करना है ताकि वहाँ पे हम वर्टिकल लिविंग, वर्टिकल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव लेके आए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर गवर्नमेंट इस तरह करेगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, और रेमिटेंस के थ्रू वो भी पैसा यहाँ पे भेजेंगे, जिससे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आफरी का, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। आप बहुत अच्छे बिल्डर हैं, आपको बहुत नो हाउ थी, दैट इज़ वाई हमने आपका टाइम यहाँ पर लिया। थैंक यू सो मच अगेन। आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा, क्योंकि आगे भी हमने डिज़ाइन किया है वो सारे कुछ आपके मसाइल के लिए। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मेरे साथ ज़बरदस्त मेरी मेहमान मौजूद हैं, और जब शो पर आती हैं तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। आपको या तो कोई टिप्स बताती हैं, या फिर आपको जिस तरीके से जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं आपको बता रही होती है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस इशू के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो मेरे पास बैठी है कंजा आफ्ताब, और ये हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आज हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, ग्लोइंग स्किन से लेके थोड़ा सा स्किन को फ्रेश करने के लिए कौन कौन से हर्बल नुस्खे, टोटके और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम किचन या अपने घर में जो पड़ी अगर इस्तेमाल कर ले तो हमारे लिए बड़ी कारआमद होंगी। हम सारे राज जानेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे भी आपकी शदीद ज़रूरत थी। अच्छा, हाँ जी, अमेरिका की ट्रिप से आई हूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी थी फ्लोरिडा में, क्योंकि वहाँ पे मैं डिज़नी गई थी, तो धूप में जाना, पानियों में कूदना, तो मैं पूरी टैन फुल बॉडी जो है ना, फेस समेत सब कुछ मैं
काली होकर आई। तो मैंने कहा मैं आपका जो है ना ज़रा यहाँ पे मशवरा लूँ और लोगों तक भी इस बात को पहुँचाऊँ कि जो आप मुझे बता रही हैं वो क्या सही है और किस तरीके से लोग अपनी बॉडी टैनिंग और फेस टैनिंग जो है वो दूर कर सकते हैं, सनबर्न ठीक कर सकते हैं। आपको पता है कि लोग कोई बड़े कॉन्शियस होते हैं कि नहीं हमने इंजेक्शन नहीं लगाने या मेडिसिन नहीं लगानी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैंने कहा आप बताइए क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो फिजा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि सन टैन तो इतना खूबसूरत करता है। अच्छा, सन टैन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें पता नहीं है। हम वीटिश के लिए भी, वीटिश के लिए भी सन टैन जो है आप समझें कि हमें बचाता है बाहर के मुज़र असरात से। जो मेलानिन या पिगमेंट अल्लाह ने हमारे अंदर बनाया है वो आपको सूरज की मुज़र असरात से बचाता है। वो समझें कि वो एक नेचुरल सन ब्लॉक है आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ने रखा। अच्छा। तो जो लोग थोड़े से टैन होते हैं उनको सन ब्लॉक लगाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप किसी नीग्रो को, मतलब जो थोड़े से ज़्यादा स्किन टाइप 4 या 5 हैं, जिनकी बहुत डार्क स्किन है, तो उन्हें सन ब्लॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने एक नेचुरल सन ब्लॉक उनके बॉडी में रख दिया है, उनकी स्किन पे रख दिया है। अच्छा। तो ये एक आप समझिए कि एक हिफाजती निज़ाम है कि जैसे आप सूरज में जाएंगे आपकी स्किन ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देगी और वो कहेगी जी सन ब्लॉक इन्होंने लगाना है या नहीं लगाना, मैं बना लेती हूँ। तो इट्स नेचुरल सन ब्लॉक। लेकिन वेकेशनिंग के बाद जैसे ही लोग वापस आते हैं तो ये सन टैन का एक प्रॉब्लम होता है और वापस बैक टू वर्क जब जाना होता है तो लोग पूछ होते हैं भाई कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, बहुत टैन हो गया, क्या करा लिया, काले क्यों हो गए। तो बिल्कुल इसके क्विक फिक्सेस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। क्विक फिक्स में मुझे जो बहुत पसंद है वो क्यू स्विच लेज़र है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जैसे ही वेकेशन करके आते हैं या उम्रा से वापस आते हैं हज से, तो आते ही क्यू स्विच लेज़र का एक सेशन लेते हैं और मैं आपको बताऊं 10 मिनट के अंदर रंग चेंज हो जाता है। रियली? बिल्कुल। ये जो हाथ है, जले हुए, ड्राइनेस और काला टैनिंग सब। और इसके तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो जैसे लोग कहते हैं कि 10 मिनट वाली कोई चीज़ है तो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। क्रीम फॉर्म में अगर कोई केमिकल्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ना जो 10 मिनट के अंदर गोरा कर रहे हैं तो वो डैमेजिंग है, लाइक ब्लीचिंग एजेंट्स या वो डैमेजिंग है। इट्स अ लेज़र। लेज़र ने क्या करना है कि आपके पिगमेंट को तोड़ देना है अंदर, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, वो आपको पता नहीं चल रहा होता। एकदम से वो टैन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जाके फेस पॉलिशिंग ले लेना चाहिए, ये कर, तो क्या ये फेस पॉलिशिंग लेना ठीक होता है? एकदम से सन टैन दूर होता है या मज़ीद जल जाती? जी, ये है कि सन टैन तो दूर होगा लेकिन स्किन डैमेज होगी, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, अगर आपके कपड़ों पर भी गिर जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ से कपड़े की क्वालिटी कितनी ख़राब हो जाती है और रंग उड़ जाता है। तो जब आप लाइव स्किन के ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे वो क्या मामला होगा आपके। एंड हाउ अबाउट द फेशियल्स? फेशियल्स देखें आजकल जो फेशियल्स स्क्रबिंग एंड ऑल, स्क्रबिंग कर सकते हैं आप, बिल्कुल वेरी फाइन स्क्रबिंग कर सकते हैं। वंस अ वीक स्क्रब इज़ मस्ट, लेकिन डेली स्क्रब नहीं करना और बहुत एग्रेसिवली स्क्रब नहीं करना। मतलब आपने स्क्रब लिया और बस 15 मिनट रगड़े हैं स्किन को तो स्किन डैमेज हो जाएगी। क्या एक्सफोलिएटिंग कर सकते हैं अपने फेस की, एक्सफोलिएशन की तरफ जा सकते हैं? क्या वो ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक्सफोलिएशन वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। टैनिंग के बाद पूछ रही हूँ, टैनिंग और बर्न के बाद नहीं। टैनिंग को पहले ट्रीट करेंगे और उसके बाद एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा। नहीं तो स्किन में और टैनिंग और पिगमेंट आएगा, क्योंकि आपकी स्किन स्टिमुलेट हुई हुई है पिगमेंट बनाने के लिए। अच्छा। रंग बन रहा है तो, लेकिन अब आप उसको थोड़ी सी भी इंजरी दोगे स्क्रब से या ग्लाइकोलिक एसिड से तो एकदम से और रंग बनेगा। अच्छा, मैं 2 दिन से लगा रही हूँ, ये नहीं लगाना मतलब इसका, है ना? हाँ, नहीं, पहले आप कुछ भी ब्राइटनिंग एजेंट या इस तरह की चीज़, अभी AHA BHA, इसको हम कहते हैं AHA BHA पील्स, तो पील्स की तरफ अभी मत जाएं। हमारी स्किन टाइप विटामिन सी और नाइसिनामाइड ये चीज़ें भी नहीं यूज़ कर सकते? ये बेटर है क्योंकि ये थोड़ी सी आप समझें कि कम पोटेंसी की चीज़ें हैं। ठीक है। जो ग्लाइकोलिक एसिड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पील, तो उसको अभी ना यूज़ करें। ये मैं नहीं कहती कि वो बुरा पील है, वो बहुत अच्छा पील है। नॉट राइट नाउ एंड नॉट फॉर आवर स्किन टाइप। अच्छा, हमारी स्किन टाइप अभी यूज़ करना है या अभी रुको? अभी रुकें थोड़ी देर रुकें। हाइलोनिक तो यूज़ अभी नाइसिनामाइड यूज़ करेंगे, अल्फा आर्बिटिन यूज़ करेंगे, विटामिन सी यूज़ करेंगे और फिर जब आप एक हफ्ते बाद देखेंगे कि आपका कलर थोड़ा वापस आ गया, फिर आप रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड भी रूटीन। अब हमें आपने बताना है कि हर्बल चीज़ें कौन कौन सी ऐसी है स्किन को ग्लो देने के लिए एकदम से, कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग, जिस तरह अगर टैनिंग वाली बात हमने स्टार्ट की थी तो इस पर कि जैसे क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा लें, अंडे का पानी लगा लें, क्या कर लें? मतलब अंडे का पानी कब होता है? ये किसने बोला मुझे अंडे का पानी कब होता है? अच्छा, जी, तो अंडे की सफेदी लगा सकते हैं। और बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते थे कुछ ऐसा बताएं कि जिसमें बिल्कुल भी पैसे ना लगें और हम किचन में जाएं और हमें वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं। मुझे लगता है मुंह पे पैसे लगा लो। पैसे ना, चले घर के सामान से आज हम अपने घर के सामान से, है ना जी। तो उसमें आज जो मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ जिसमें आज हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे वो है आलू।
आलू 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 जी आ रहे हैं अभी सर्दियों में, आपको पता है बड़े फ्रेश आलू आते हैं। जो सर्दियाँ होती हैं उसमें आलू की फसल आती है, तो पोटैटोज़ जो है बड़े फ्रेश मार्केट में आते हैं। तो पोटैटो से आप इतने ज़्यादा अपने मसाइल हल कर सकते हैं स्किन के। तो उसको वन बाय वन हम करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो अल्लाह ताला ने आलू बनाया है इसमें इतने अच्छे वाइटनिंग एजेंट्स रखे हैं कि इनमें से एक्सट्रैक्ट करके तो क्रीम्स बनती हैं। डिफरेंट प्लांट बेस्ड जो है क्रीम्स, जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो इसी तरह के आलू और सब्जियों में से ली जाती हैं। आलू में जो बहुत अच्छी चीज़ है वो कोजिक एसिड है। आपने सुना होगा कोजिक एसिड आजकल बहुत सारी ब्राइटनिंग क्रीम्स में है जी। और स्किन को ब्राइटन करता है, मेलास्मा को कम करता है, डार्क सर्कल्स को बेहतर करता है। तो कोजिक एसिड जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है आलू के अंदर। बस तो ये आपने अभी हमें बताना है कि किस तरीके से लगाना है, आलू का करना क्या है, क्या मिक्सचर बनाना है, मगर एक ब्रेक के बाद डिटेल में, ताकि यहाँ पर कोई तसलसल टूटे ना। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। चले जी, आज हम सीखते हैं अपनी स्किन को किस तरीके से गोरा कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे घर में किचन में पड़े हुए जो सामान है, जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो पानी है, जो तेल है, जो कॉफ़ी है, उन सब का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है हमें हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। कंजा बताने लगी पहला टोटका जी। कंजा, ओवर टू यू। जी फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे आलू पे, ठीक है। आलू या पोटैटोज़ जो हैं अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है कि अब जो हैक्स मैं आज बताऊंगी, आज जब भी आप किचन में जाओगे तो आप ये इसको खाने वाली चीज़ की तरह नहीं देखोगे। मतलब उसको पकाने के बजाय वही करेंगे लगाने के लिए। आप ये सोचेंगे कि आज मैं इसका मास्क बना के लगाऊं तो मेरी पिगमेंटेशन सेटल हो जाएगी, मैं ब्राइटन अप हो जाऊंगी। जैसे मैं बता रही थी कि इसमें कोजिक एसिड है, और कोजिक एसिड जो है आजकल लेटेस्ट ब्राइटनिंग क्रीम्स में ऐड किया जाता है और बहुत अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट है, ज़बरदस्त, ठीक है। उसके अलावा इसमें विटामिन बी और विटामिन सी की बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो विटामिन सी हम सब जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं हमारी पिगमेंटेशन सेटल होती है, हमारी स्किन की रिंकल्स ख़त्म होती हैं, स्किन रिजुविनेट होती है, ज़बरदस्त, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें है स्टार्च। स्टार्च जो है आप सोचें हाइलुरोनिक एसिड की तरह काम करती है। जैसे आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स लगाते हैं और प्लम्प हो जाती है बिल्कुल स्किन, तो इसके लगाने से भी बिल्कुल ऐसी स्टार्च जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको लगाने से, इसके मास्क लगाने से आपके प्लम्प हो जाती है। और ये परमानेंट सोल्यूशन होता है? नहीं, इट्स नॉट परमानेंट। हर्बल जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हर्बल सोल्यूशंस जो होते हैं वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। या आपने जैसे अभी इवेंट पे जाना है तो उससे पहले आप मास्क यूज़ करेंगे तो एकदम से प्लम्प हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप इसे कॉन्टीन्यूसली हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं? डेली यूज़ करना थोड़ा सा मुनासिब इसलिए नहीं है कि हो सकता है इरिटेट हो जाए स्किन, तो आप एक दिन ज़रूर गैप लें। ऑल्टरनेट डेज़ पे यूज़ कर सकते हैं, वीक में ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स इनफ होता है। तो आलू का हम क्या बना रहे हैं फिर? अच्छा, आलू कुछ लोग होते हैं ना कि वो बिल्कुल मेरे तरह सुस्त होते हैं, तो उनके लिए भी बताऊंगी कि जो ज़्यादा तगदो नहीं कर सकते। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हर चीज़ बड़ी हमें बिल्कुल क्वांटिटी के हिसाब से बताएं, तो उस तरह से भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप आलू कुछ भी, अगर तो कोई मेरे जैसा लेज़ी बंदा है जो ज़्यादा काम नहीं करता, जिसके पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे कि आलू को इस तरह सिंपल काट लेंगे। सिंपल, आप देखें ये फ्रेश है अभी बिल्कुल। तो ये थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपने देखा आलू पड़े पड़े बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। हाँ। वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल फ्रेश काट के और उसको डायरेक्टली भी अपनी स्किन के ऊपर ऐसे रब कर सकते हैं, लाइक दिस। अब बस बात करते रहें, टीवी देख रहे हैं, फिजा का मॉर्निंग शो देखते रहें और साथ साथ रब करते रहें। आप देखेंगे देखते रहे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे सोशल मीडिया पे मुझे बहुत रिस्पांस आता है कि जो भी यहाँ पे डॉक्टर कंजा या फिर और मेरे कोई ऐसे मेहमान जब बात करके जाते हैं तो वो बार बार रिपीट पे देख रहे होते हैं, लोगों को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये काम की चीज़ें ये शेयर कीजिए ताकि आप आपके घर में किचन में पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है जिनको पका रहे साथ में उनको लगा के अपनी स्किन और अपनी रंगत को अच्छा साफ चमकदार कर सकें। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए ये मैंने अभी किया है, कितनी देर ये बस आपने देखिए 2-3 मिनट्स किया है ना, तो मैं अभी इसका रिजल्ट आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी नेचुरल चीज़ें इतनी अच्छी रखी हैं कि जिस आपने रब किया है, और अगर आप कैमरे की आंख से इसे दिखा सकें तो आप देखेंगे कि बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, दोनों हाथ में आप देख रहे हैं वो एकदम से कट गई है। जी बिल्कुल, दोनों हाथों में एकदम से डिफरेंस आता है। तो इसमें वाकई ही एंटी पिगमेंटरी एजेंट्स अल्लाह ने रखे हुए हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल वो था कि जैसे आपके पास टाइम नहीं और आपने कट किया आलू और कर लिया। अच्छा, अब इसके बहुत अच्छे मास्क भी बन सकते हैं। हम आलू को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे मास्क बना सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास अवेलेबल है आलू का, ये देखिए जी, जूस है, राइट। इसमें हमने
एक चम्मच हमारा थोड़ा सा आलू का जूस कैसे निकालना है हमने? अच्छा, ये आपने क्या करना है कि इसको क्रश कर लेना आलू को। ठीक है। ये 2 टेबलस्पून हमने जूस ले लिए। क्रश करके आलू को जो होता है मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है, उसमें रख के और उसको निचोड़ लेना है आपने। ठीक है, तो ऐसे सारा पानी जो ऐसा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 टेबलस्पून आपने आलू का जूस लिया, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया 2 टेबलस्पून, थोड़ा मुझे टिश्यू पेपर मिल जाएगा प्लीज़, हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें, इसमें थोड़ा दही लगा हुआ है। ठीक है। क्या चीज़ चाहिए आपको? टिश्यू पेपर चाहिए। टिश्यू पेपर चाहिए जी हमें, लाइए जी बेटा, भाग के कोई टिश्यू पेपर ला के दीजिएगा जल्दी से, वो डब्बा। ये देखिए, फौरन शाबाश, जल्दी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून हमने आलू का जूस लिया था, ठीक है, पोटैटो जूस था, और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं जनाब 1 टेबलस्पून योगर्ट। अच्छा, अब योगर्ट जो है आपको पता है ये रिच इन प्रोटीन्स होता है, और इसको आपने ऐड कर लिया, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा एग। अच्छा, ये एग वाइट हमने पहले से निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपसे उठना नहीं है, उठना नहीं है, चम्मच में से फिसल जाता है ना। हाँ जी जी। तो इसको हम थोड़ा सा लेंगे और इतना सा, बस इतना सा काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। मतलब आपने पूरा चम्मच भी नहीं लिया, हाफ? हाँ जी, काफ़ी है, क्योंकि इसको जितना हम ऐड करेंगे एग वाइट को, उतना आपके क्या होता है कि जब आप लगाते हैं बहुत ड्राइनेस होती है और फटना शुरू हो जाता है मास्क, तो उससे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उससे रिंकल्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो आपने इतना काफ़ी है, इसको आपने विस्क कर लेना है अच्छे से। कभी भी अंडे के मास्क को यही है कि अगर देर तक लगा के रखें तो वो जो है ना खुश करने से जो है ना उसमें झुर्रियाँ पड़ती हैं। बिल्कुल, इसको साफ करना, जल्दी से गीला रखना चेहरे को फौरन, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब फिज़ा इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बो हो गया है कि लाइक इसमें आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स भी हैं, इसमें अंडा भी है, इसमें दही भी है, जिससे आपकी प्रोटीन्स की या अमाइनो एसिड्स की कमी पूरी होती है। दूसरा, इसमें हमने जो है पोटैटोज़ या पोटैटो जूस है, उससे क्या होता है उसमें कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, तो ये ब्राइटनिंग का भी काम करता है और हाइड्रेशन का काम भी करता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप 20 मिनट्स तक लगा के रखेंगे। मेरी अम्मी कहती थी कि सफ़ेद चीज़ खाओ और सफ़ेद चीज़ लगाओ। मतलब कोई भी हर्बल ऐसी कोई भी नुस्खा में, ये बड़ा हकीमों का बड़ा कहना है कि सफ़ेद चीज़ खाओ, मतलब दही दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करो, खोपरे का इस्तेमाल खाओ और लगाओ भी सफ़ेद चीज़ों में, मतलब खोपरा लगाओ, दही लगाओ, दूध लगाओ, मलाई लगाओ, तो रंगत गोरी करने में, चमकदार करने में, खूबसूरत करने में इसका बड़ा हाथ है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, दोबारा बोल देती हूँ कि सफ़ेद चीज़ खाओ, सफ़ेद चीज़ चेहरे पे लगाओ, तो वही आपके चेहरे पे आएगी। ऐसे ही मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीनी जो है ना खाना शुरू कर देनी है। हाँ, मैदा सफ़ेद चीज़ें लगा सकते हैं मगर खाना कम है, ठीक है। चीनी आप ऊपर स्क्रब के तौर पे थोड़ी लगा सकते हैं मगर खाना कम है, ये वाली कुछ चीज़ें। मगर ये सफ़ेद चीज़ में मैं आपको डेयरी चीज़ों के बारे में, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं। अब दही जैसे, अच्छा दही जो है ये एंटी एजिंग है, ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि इंटरनल सिस्टम्स के लिए। हकीम लुकमान ने कहा था ना कि दही रोज़ाना खाएंगे तो बूढ़े नहीं होंगे। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि जो दिन के वक्त दही खाता है, सुबह के वक्त, वो कैसे बूढ़ा हो जाता है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो शाम के वक्त दही खाता है वो ज़िंदा कैसे है। क्योंकि रात के वक्त आप इतनी हाई कैलोरी डाइट या प्रोटीन जिसमें इतनी ज़्यादा फैट कंटेंट है वो नहीं लेंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में उठते ही नाश्ते में दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग है। और जैसे आपने कहा है कि वो एक ग्लो या चमक आती है, उससे हमें लगता है कि हम ब्राइटन हो रहे हैं या हमारी जो ये जो हमारे पड़ोस ममालिक है, हमारे हिंदू बरादरान भाई बहन जो है ना, उनके घर में तो उनको दही सुबह सुबह 1 चम्मच खिला के जो है ना उनकी वालदा जी भेजती हैं कि अगर तुम जॉब के लिए जा रहे हो या फिर तुम अच्छा रिश्ता देखना चाहते हो तो फिर शुगन के तौर पे दही का 1 चम्मच खा के जाओ तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा। तो दही खाइए, आपका अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं यार। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ज़बरदस्त डॉक्टर कंजा जो है हमें यहाँ पे टूट के बता रही हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को गोरा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, साफ़ करने के लिए। अभी एक और नुस्खा जो है मैं पूछने जा रही थी, मगर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले ये पूछूं, आप क्या लगाती हैं, आप क्या मास्क यूज़ करती हैं, आप घर की कौन से ऐसे टोटकों पे अमल करती हैं या नहीं, या फिर आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट की जो आपकी जो रिसर्च है, आपकी ट्रीटमेंट्स है, आप उसके ऊपर बिलीव करती हैं? जल्दी से बताइएगा। सच बताऊँ ना? हाँ, अच्छा सच तो ये है कि फ़िज़ा आपकी स्किन केयर जो है ना वो बिल्कुल आपकी रूट है।
जितनी अच्छी आप स्किन केयर रखेंगे, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने मॉर्निंग में लगानी है, जो इवनिंग में लगानी है, वो प्रोडक्ट्स कैसी हैं, आप मॉर्निंग में एक अच्छे से सनब्लॉक लगा रहे हैं नहीं, इवनिंग में आप क्लेंजिंग कर रहे हैं या नहीं, और क्लेंजिंग करके आपने रेटिनॉल लगा रहे हैं या पेप्टाइड्स लगा रहे हैं, ये और ये लंबे अरसे तक कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन किया और बाकी 6 दिन आपने फिर आराम किया, नहीं किया। तो ये जो है ये रूट है, बिल्कुल ये बुनियाद है। जितना आप इसे लॉन्ग टर्म करेंगे उतनी देर तक आप अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है। उनसे हम क्या उनसे कोई छुटकारा नहीं है, या वो लेना ही पड़ता है आपको। you just want to say about the lasers and all? Lasers like हाइड्रोफेशियल, हम हाइड्रोफेशियल की बात कर रहे हैं। एवरी मंथ आपको हाइड्रोफेशियल लेना है। आप कौन-कौन से लेजर्स? मैं हाइड्रोफेशियल और क्यू स्विच मंथली मस्ट लेती हूँ, और मंथ से भी पहले अगर मुझे लगे कि मेरी ब्राइटनिंग थोड़ी सी कम हो रही है, स्किन का ग्लो कम हो रहा है, तो मैं 3 वीक्स के बाद भी रिपीट कर लेती हूँ। क्यू स्विच क्या काम करता है? क्यू स्विच जो है वो आपके ब्राइटन करता है। अगर आपकी स्किन पे कहीं पिगमेंट आ रहा है तो उसको वहाँ से ख़त्म कर देता है, आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है। अगर बालों का रुआं है जो कि आपको ब्लैक मास्क दे रहा है, तो उसको ख़त्म कर देता है वहाँ से। ये पीको की तरह ही होता है? पीको या क्यू स्विच एक ही लेज़र के 2 डिफरेंट नाम है। अच्छा, आप ये समझ लें। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। एंटी एजिंग भी है, कोलेजन को भी स्टिमुलेट करता है। फिर हाइड्रोफेशियल क्या करते हैं, वो आपकी डीप क्लेंजिंग करता है, क्योंकि हम डेली मेकअप लगा रहे होते हैं, रात को क्लेंजिंग करके सोते भी हैं, लेकिन डीप क्लेंजिंग नहीं हो पाती। तो हाइड्रोफेशियल जो है वो हाइड्रेटिंग है और डीप क्लेंजर है। तो आप समझें कि ये मस्ट है कि आप महीने में एक दफ़ा ऐसा कोई प्रोसीजर ज़रूर लें जिससे आपकी स्किन स्टिमुलेट होती रहे और साथ साथ ब्राइटन अप होती है। कोलेजन बूस्टर के लिए कोई चीज़ लेती हैं आप? कोई ऐसे शॉर्ट्स पीती हैं या कुछ लगाती हैं, तो उसके बारे में भी बता दें। अच्छा, शॉर्ट्स पीने पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि कोलेजन से क्या हो रहा है कि मेरे अपने पेशेंट्स में बहुत मैंने देखा है कि कोलेजन चूँकि प्योर प्रोटीन्स होती हैं, तो एक तो वो लो कार्ब डाइट पे होते हैं, ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे होते हैं, कार्ब्स नहीं ले रहे होते, और जब इतने हाई प्रोटीन्स आप ले रहे होते हो तो एक्ने एग्रीवेट हो जाती है, स्किन डैमेज होती है, इन्फ्लेमेशन आती है स्किन के ऊपर। तो शॉर्ट्स लेने की बजाय मेरा जो पसंदीदा प्रोसीजर है वो है कि आप माइक्रो नीडलिंग करा लें। एवरी 3 मंथली आप माइक्रो नीडलिंग विद PRP या विदाउट PRP मस्ट कराएं। उससे आपका कोलेजन 400% बूस्ट होता है। ये अब 100%? 400%। अभी ये लेटेस्ट रिसर्च आ रही है कि सिंपल माइक्रो नीडलिंग, जो एक बड़ा सस्ता सा प्रोसीजर है, सिंपल माइक्रो नीडलिंग होती है, वो डर्मापेन से हम करते हैं। अगर वो आप एवरी मंथ कराएं और 3 मंथ्स तक मुसलसल कराएं, तो 6 मंथ्स पे जाके आपका इतना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होता है। और उसमें उन्होंने स्किन के कट्स लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखा है बाकायदा, और कोलेजन को काउंट किया है, तो उन्होंने देखा है कि कोलेजन की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सबसे ज़्यादा कोलेजन बूस्टिंग। माइक्रो नीडलिंग ये सब चीज़ें करवाती हैं? जी बिल्कुल, एवरी 3 मंथ। ठीक है। इसके अलावा क्या करवा सकते हैं? इसके अलावा मेरे ख्याल में इस एज में, जब आप 30s में, इसके अलावा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपके कोई स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स हैं, जैसे किसी को होता है कि डबल चिन है या अंडर आई एरिया थोड़ा सा रिजुविनेशन चाहिए, तो वो फिर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं या 40s में चले जाते हैं, पेरीमेनोपॉजल हो जाते हैं, फिर आपको बाकायदा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो फिर एक लंबी कहानी है, वो किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। एक टोटका और हम आपकी नज़र ज़रूर, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मगर एक आखिरी टोटका ज़रूर मैं चाहूँगी कि बता दीजिए। अच्छा, टमाटर किस लिए रखे थे? टमाटर, हाँ, टमाटर में जो है ना जी, अच्छा अक्सर आते हैं लोग के ओपन पोर्स का बहुत प्रॉब्लम है। ओपन पोर्स का टोटका बताएं। तो ओपन पोर्स में और स्किन को ब्राइटन करने में भी टमाटर का बहुत रोल है। तो आपने क्या करना है कि टमाटर को जस्ट ऐसे ही काट लेना है। ये भी मेरा क्विक टोटका होता है कि जब मुझे कहीं जाना हो और मुझे क्विकली एक ग्लो चाहिए फेस के ऊपर, और पोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और बेस सेट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, इस तरह टमाटर कट कर लेना है, और उसके ऊपर आपने जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ हनी, ये देखिए, ये हनी बस इतना हल्का सा बस आपने ऐसे ऊपर लगा लेना। हाँ जी, ऐसे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। और उसके बाद इसको आपने वैसे ही जैसे आपने आलू से किया था, राइट? तो आलू को जैसे किया था आपने, वैसे ही इसको हल्का ऐसे रब करना शुरू कर देना है। तो आप देखेंगे कि 5 to 10 मिनट्स में आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, और साथ में आपकी जो सारी पिगमेंटेशन है वो सेटल हो जाएगी, और स्किन जो है वो आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी फॉर एनी इवेंट। ठीक है जी, ये ऐसे बस आपने करना है। आई एम सॉरी फॉर द, ये थोड़ा सा मैसी होता है, लेकिन इट्स ओके। अगर आप अपने घर में या टीवी लाउंज में कर रहे हैं तो इट्स टोटली ओके, वहाँ पे आपका इतना मैसी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्किन में एकदम से जान आ जाती है, ब्राइटन हो जाती है आपकी स्किन। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है, और इसमें
फिरती ब्लीच है जी, ये चलती फिरती ब्लीच है और वेरी क्विक, वेरी क्विक। अच्छा, इसी तरह एक और मास्क मुझे बहुत पसंद है, जब मुझे किसी बहुत अच्छे इवेंट पे जाना हो और मुझे एकदम से स्किन टाइटनिंग चाहिए हो, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एग वाइट जस्ट आपने लेना है, जस्ट एग वाइट। इसको हमने ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, आप देखेंगे कि ये एग वाइट है हमारे पास, ठीक है, ये हमने सेपरेट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसको अच्छा सा विस्क करेंगे आप, लाइक दिस, अच्छे से विस्क करके। तो इसके आपके पास ब्रशेस होते हैं, हमारे पास फाउंडेशन अप्लायर होते हैं या ब्लीच अप्लायर जो होते हैं आपके ब्रशेस। इस ब्रश से आपने इसको, इस विस्क एग वाइट को पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। जस्ट इसमें आप कुछ भी ना ऐड करें, बेशक अगर आप हनी ऐड कर लें या योगर्ट ऐड कर लें फॉर शाइन, क्योंकि हनी तो शाइन का ही काम करेगा, बिल्कुल। तो अब लेकिन अगर इसको आप अकेले भी करेंगे तो ये इतनी अच्छी स्किन टाइटनिंग, इसको 20 मिनट्स तक आपने लगा लेना है ब्रश से, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप चेहरा वॉश कर लें। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसे फुली ड्राई मत करें, फुली ड्राई करने से आपके रिंकल्स आएंगे। तो जब जैसे ही आप वॉश करेंगे आप देखेंगे एकदम से स्किन में ऐसे लगता है थ्रेड्स डाल दिए आपने या फिलर कर दिया है, इतनी मज़े की ग्लो आती है। लेकिन इट्स टेम्परेरी, बिल्कुल वो 4-5 घंटे की ग्लो होगी और उसके बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल, अगेन बैक टू नॉर्मल। थैंक यू सो मच कंजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने सारे हर्बल टिप्स भी बता दिए जो किचन से सारे सामान से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत कर सकते हैं। और साथ साथ जो कंजा इस्तेमाल करती है उन्होंने अपने भी राज हमारे सामने आज फाश कर दिए हैं, यू कैन ट्राई दैट एज़ वेल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के माहौल में हम हैं और हमारा वेदर है, हमें इस तरह की ट्रीटमेंट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस्तेमाल कीजिए, मगर साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी वो ट्रीटमेंट्स भी ले लीजिए, ताकि आप ये दिल में ना सोचें कि भाई सामने वाली फ़लानी हमारी पड़ोसन तो उसकी तो ये स्किन का राज है, तो सिर्फ आलू लगाने से वो गोरी नहीं होती। जी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मार्केट में बहुत इन है, लोग अपनी स्किन को गोरा करते हैं। यू कैन गो टू डर्माटोलॉजिस्ट और जाकर अपनी स्किन को बेहतर कीजिए, जैसे कि ये डर्माटोलॉजिस्ट हमें गाइड कर रही है। यू कैन टेक योर स्किन केयर बेटर, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, एक ट्रू स्टोरी है आपके सामने जो कि अभी हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी, मैं कहूँगी कि मेरी सहेली भी है और मेरी दोस्त है। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। मैं जब लाहौर नई नई शिफ्ट हुई थी तो जितने भी मेरे कमर्शियल्स हैं, जो आप मेरे ड्रामे देखते थे, जो मेरे स्टिल शूट्स देखते थे, उसमें मेरी ग्रूमिंग, उसमें मेरा मेकअप, हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा मैंने इनके साथ काम किया। और इनके सैलून से इनका जो है वो मेकअप मैंने यूज़ किया। बहुत अच्छा लुक देती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। सिर्फ मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है उनकी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। मेरे पास मौजूद है ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट विकी। अस्सलाम वालेकुम विकी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं कि विकी जो है वो मेरे लिए तो मेरे दोस्त भी हैं और मेरी सहेली भी है। मैं दोनों तरीके से इनके साथ रिश्ता रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे ग्रूमिंग गुरु भी हैं जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके के मेकअप्स और स्टाइलिंग हमें लेनी चाहिए। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं आप और इतने लोगों को ग्रूम करते हैं, इतने लोगों के साथ शूट कर रहे होते हैं। मैं आपके साथ आज जो आपकी रियल ट्रू स्टोरी है, वो फेस और वो जो आपका एक इनर पेन है, वो लोगों को दिखाना चाहती हूँ। कि जिससे अगर मैं बात करूँ कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अभी हमारे माशरे में, उनको अभी भी वो मुकाम नहीं मिला, अभी भी वो स्टेटस नहीं मिला, अभी भी वो जगह नहीं मिली, अभी भी बैंक्स की जॉब हो, अभी बड़े बड़े ओहदे के कोई पोजीशंस हो, तो वो जगहें, वो सीट्स जो है वो अभी तक नहीं दी गई। चाहे तालीमी इदारों में भी अगर आप देख लें तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी वो रिस्पेक्ट, वो जगह वो नहीं दी। ये सारी जो सिचुएशन है इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो हुआ है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आईडी कार्ड में भी अब जो ख्वाजा सरा हैं, उन सारे हजरात का जो उसमें आईडी कार्ड है उसमें ख्वाजा सरा आता है। ये पॉइंट उनका लिया गया है, उसमें नोटिस किया गया है और ये आईडी कार्ड इस तरह से उनका बनता है। ये मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा, मगर मैं बताया, मगर अब हमारी भी तो ज़रूरत है ना कि हमारे जितने भी काम हैं, हमारे इदारे हैं, हमारे चैनल्स हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे कोई भी ऐसे शोबे हैं, हमें उधर उनको जगह देनी है और हमें उनको काम देना है। जैसे पेट हमें लगा है वैसी पेट इनको लगा है, वैसी फैमिली हमें लगी है, इनको भी वही फैमिली लगी है। ठीक है, ये भी अपने घर वालों के लिए काम करने निकलते हैं, हम भी अपने घर वालों के लिए काम करने निकलते हैं, हम अपने लिए भी निकलते हैं, ये अपने लिए भी निकलते हैं। तो अगर हम इनको जगह देंगे तो काम करेंगे ना। मगर मैं इनका जो यहाँ पर मिसाल आपके सामने दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ विकी की, क्योंकि विकी वो बंदे हैं जिन्होंने स्टेप लिया, आगे बढ़े हैं,
कि मैंने काम करना है। आई डोंट केयर दिस वर्ल्ड क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या बकवास करती है, मेरे पीछे क्या बोलती है, आई डोंट केयर। इन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई और इन्होंने अपना नाम बनाया और इन्होंने कहा कि मैं अपनी छाप अपने काम से अपनी मिसाल बनूंगा। और आज पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़ इनके साथ काम करते हैं। इनका सैलून है और इतना रनिंग सैलून है, इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। सच्ची बताऊं, उनके आप सैलून में जाते हैं ना तो चिट्टा मुंह लेके निकलते हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। तो वाई, बिकॉज इन्होंने काम सीखा, काम किया, काम में इन्वेस्ट किया, वक्त, सब कुछ। तो चले जी आज इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी मुश्किल जो है वो पेश आई इस माशरे के सामने, जिस माशरे में एक्सेप्शंस जो है आप लोगों की बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल होती है। लोग, आपको पता है, बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल सामना किया चीज़ों का, बट फिर मैंने जब अपने आप को कोशिश की, इसलिए कि मुझे बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है, इसलिए कि मुझे अल्लाह की तरफ से शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं यही काम करूं। मुझे डांस में भी जाया जा सकता था, मुझे बाकी चीज़ों में भी जाया जा सकता था। मुझे लगता है कि अल्लाह को यही मंजूर था कि मैं ये कोशिश करूं कि मैं यही काम करूं। बट मैंने बहुत कोशिश की। लोग मुझे सैलून पे रखते नहीं थे, आपको पता है, नहीं ये शीमेल है, लोग बातें करेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट ली लोगों से करना कि मुझे थोड़ा सा चांस दे, तो नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। फिर मैंने ज़्यादा कोशिश की कि मैंने इंटरनेट से ही ज़्यादा ग्रूम किया अपने आप को। मेरे में इतनी एबिलिटी थी, मेरे अंदर इतना जज्बा था काम करने का कि मैं इंटरनेट बहुत यूज़ किया, टीवी पे देखना, उससे ऑब्ज़र्व करनी चीज़ें। फिर मैंने उससे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लेके गए। जब मेरा थोड़ा सा काम में बहुत अच्छी नीटनेस आई तो फिर मुझे एक सैलून ने हायर किया कि मेरे पास एज ए मेकअप आर्टिस्ट। तो फिर वहाँ से मेरी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हुई और मैंने खुद सैलून बनाया। इसकी एफर्ट कैसे की? जब मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर तो मैंने काम किया उसी सैलून पे। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बड़ी अच्छी थी आपी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना सैलून बनाया और मुझे आज सैलून बनाने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह मैंने धक्के खाए हैं बाकी मेरे कम्युनिटी के लोग इस तरह ना करें। फैमिली में कितने लोग हैं आपको? फैमिली में मेरे भाई हैं और बहनें हैं। भाई तो आपके बहुत प्यारे हैं। हाँ। मैंने देखा भाई ने आपका बड़ा साथ दिया है। हाँ, मेरे भाई ने बहुत साथ दिया। बहुत से लोग जो है ना, भाई बहन भी हाथ छोड़ जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं, मगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बहुत लोग हैं, बड़े केसेस हैं ऐसे कि जो लोग अपने बहन भाई उनके साथ छोड़ जाते हैं, उनको घरों से निकाल दिया जाता है। बट मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, और इस तरीके की सपोर्ट मैंने देखी कि आपके भाई तो आपको पिक करना, ड्रॉप करना, अभी भी वही गाड़ी में बिठाना है। हाँ। नाम तो लेना, बताए तो सही। आबिद भाई जो है, उनके नाम के बगैर तो ये करता है मेरे साथ, बहुत हेल्प करता है। और जैसे बहुत गैरतमंद वाले नहीं होते भाई कि बहन को किस तरह से लेके जाना है, लोगों से बचाना है, क्योंकि जब आप निकलती हैं तो आपको लगता है कि आपको अभी भी आवाजें कसते हैं, बहुत ज्यादा लोग बाजारों में जाओ, लोग तंग करते हैं, बहुत छेड़ते हैं। किस तरह के लफ्जों से बुलाते हैं? प्लीज मुझे अजरा खुल के बताएं, ऐसी की तैसी जो उस तरह की बकवास करता है, नाम लेता खुल के। आपको पता है बहुत ज्यादा खुसरे के लफ्ज से बुलाया जाता है, शीमेल कह के बुलाते हैं, बाजारों में जाते हैं, बहुत लोग करते हैं। बट मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह की बनाई, मुंह पर रख के जाते आप भी अल्लाह के बनाए हुए, हम लोग भी अल्लाह के बनाए हुए। हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम भी इसी माशरे में ज़िंदा रहें, माशरे में जिएं, मगर बहुत लोग तंग करते हैं और इनको नहीं करना चाहिए। हमें कोई छेड़े, हमें कोई तंग करे, हमसे बाहर जाके काम नहीं होता, हम पे कोई आवाज़ें कसे, हमसे नहीं काम होता। तो मगर मैंने फिर भी उनको सामना किया लोगों का। मैंने बहुत अपने अंदर हिम्मत पैदा की कि मुझे डर भी लगता था बाहर बाज़ारों में जाने से, लोगों से मिलने से, मगर लोग ही आपको सिखा जाते हैं सब कुछ। आप लोगों से ही सीखते हो, लोग ही आपको जिस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं उससे सबसे बड़ा उस्ताद होता है आपके ये अवाम, जो लोग हैं हमारे, ये हमें सिखाते हैं सब कुछ। फिर मैंने जीना सीखा, मैंने बहुत अपने आप में हिम्मत पैदा की कि मुझे करना चाहिए काम। और अब मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा काम करना है, जितना भी हो सके। इनको ये जो मांगने पे निकलते हैं, ये जो मांगते हैं, मांगने वाले पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए कि जो डांस कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अपना कमा रहे हैं। अच्छा,
सबसे बड़ी बात ये है कि यही लोग हमें आवाज़ें कस रहे होते हैं, वही जाके मुजरे देख रहे होते हैं। अब नोट करें, वही जाके पैसे फेंक रहे होते हैं उन पे, वेले सारे फजूल। मतलब जो पैसे दे रहे होते हैं वो घरों में इस्तेमाल, किसी गरीब की मदद नहीं करते। कि आप लोग किसी को बात कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर लो। अपने एंजॉयमेंट के लिए आप जाके उधर डांस देखते हो, मुजरे देखते हो, फिर उन्हीं को आप उठ के बातें करते हो। अच्छा, लोग तो टूट जाते हैं ना इस तरह की बातों से, कोई किसी को आवाज़ कसे, कोई बदतमीज़ी या कोई ऐसे सिलेक्टिव वर्ड्स यूज़ ना करें किसी के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आगे ले गई? मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर मैंने यही बात ख़त्म करने के लिए आज एक स्टेप लिया है कि मैं लोगों के अंदर से ये चीज़ ख़त्म करूं कि ये जो लफ्ज़ बोलते हैं हमारे लिए वो नहीं बोलने चाहिए। बहुत बुरा लगता है मुझे, किसी के लिए भी बोलना बहुत बुरा लगता है और अपने लिए भी सुनना बहुत बुरा लगता है मुझे कि नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। आपसे रिक्वेस्ट है, बस यही कह सकती हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के लिए ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव ना करें। और ख़ास तौर पे देखिए, हमने इनको माशरे में जगह देनी है। ये वो लोग हैं जो हमसे जगह मांग रहे हैं यार। क्यों हमसे क्यों जगह मांग रहे हैं? क्या ये हमारी तरह इंसान नहीं है? सांस नहीं लेते? क्या फीलिंग्स इनके अंदर नहीं है? आप टच कर रहे हैं अपने आप को, आपको फीलिंग है, आप चुटकी भर हैं, आपको फीलिंग्स है, आपको एक हैप्पी हार्मोन्स हैं, आपके खुशी गम सब कुछ आपके साथ है, आपकी फैमिली दुख दर्द सब कुछ लगा है। जानवर, बेज़ुबान जानवर, उसको तकलीफ़ दें, उसको मारें, उसको छड़ी मारें तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। उसको तकलीफ़ ना देने का भी आपको हुक्म है कि आपने उसको तकलीफ़ ना देनी, बिल्कुल बेज़ुबान जानवर को ना। कि आप जीता जागता इंसान उसको इस स्टेज पे ले आए कि आप उसको अजियत दे रहे हैं, उसको नाज़िबा अल्फाजों से पुकार रहे हैं, आप उसको छेड़ रहे हैं, उसके लिए गंद बोल रहे हैं, उसको खुसरा बोल रहे हैं। खुसरा तो आप हैं जो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए। ये देखें, हाथ जोड़ती हूँ कि खुदा के लिए ये अपने अंदर के खुसरे मार दें। आप दूसरों को खुसरे कहने से बेहतर अपने अंदर के खुसरे मारें। जिस दिन आपका अपना अंदर का खुसरा मर जाएगा ना, तब आपके अंदर की असल औरत और असल मर्द जो है ना जागेगा। तो मर्द के बच्चे बने, औरत बने, मगर किसी को खुसरा मत कहें, क्योंकि खुसरे तो आप हैं। खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मेरे पास मौजूद है मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहन, आप समझ सकते हैं, मेरी सहेली आप कह सकते हैं, विकी। और मेरे बहुत सारे रिश्ते इनके साथ निकलते हैं और बहुत काम किया मैंने इनके साथ। तो नाज़रीन, मैं बड़ी दिल की बातें जो थी वो आपके सामने शेयर करी थी इनकी। मैं सीरियसली, मैं ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी मेकअप सीख रहे हैं और ये भी अब ID कार्ड आप लोग का, मेरे ख्याल से आपका तो बन चुका होगा। नहीं बना? आपका भी नहीं बना होगा अभी? है नहीं बना? अच्छा, आप दोनों में से कोई लड़की भी है? कौन सी वाली? आप लड़की है ना? जी। ठीक है। और आप? मैं ट्रांस। ठीक है, आप ठीक है। तो आपका ID कार्ड तो ये क्लियर हो गया होगा अब तो, उसमें आपने भी लिखवा दिया होगा। अभी नहीं बना? अच्छा, मुझे बताइए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सच सच बताइएगा। और ये क्यों, ये वाला काम क्यों डिसाइड किया आपने मेकअप का? मुश्किलें तो स्टार्टिंग से ही होती हैं। ऊंचा बोलिएगा। मुश्किलें स्टार्टिंग से होती हैं, फैमिली से स्टार्ट होती हैं। भाई होते हैं, बाप होता है और कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, लड़का हो तुम, लड़का कह के परेशान करते हैं। फिर जब स्कूल जाते हैं तो वैसे भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारी फैमिली में। स्कूल जाना तो वहाँ पे टीचर्स और लड़के कि तुम ट्रांस हो, ख्वाजा सरा हो, तुम ऐसे चलते हो, ऐसे उठते हो, ऐसे बैठते हो। फिर जब कभी दुकान पे जाना है या बाहर कोई चीज़ लेने जाएं तो लोग भी कहते हैं, तो वो फिर हमें हर्ट करता है। तो इसलिए हमें मुनासिब नहीं लगता कि हम ऐसे नॉर्मली बाहर निकलें जैसे लोग निकलते हैं। लड़कियों की तरह हमारी फीलिंग्स होती हैं। और मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा शुरू से इन कामों में रुझान था कि मैं कुछ बनूं, अपना कुछ करूं ताकि मुझे कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और ये कॉन्फिडेंस था, शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने मुझे इनसे मिलाया। मैंने बहुत सैलून्स पे ट्रायल दी, बहुत लोगों से मुलाकात हुई मेरी,
तो सबकी गलत गलत डिमांड्स होती थी, आप ये जी कोई काम भी नहीं दे रहा था। गलत डिमांड क्या, मुझे नहीं गलत डिमांड्स ये होती थी हमारे साथ नाइट स्पेंड करना, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनका मैंने पेज देखा, टिकटॉक देखा, इंस्टा, वहाँ से मैंने इनका नंबर लिया, इनसे कांटेक्ट किया और ये बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं लड़कियों असल की में भी। और ये सारी चीज़ों को फेस कर चुकी है ना वो, सब कुछ स्ट्रगल कर चुकी है और अपना उसने ऐसे थोड़ी ना मुकाम बनाया। और उसके बाद अच्छा ये बड़ी मुझे बात अच्छी लगी तुम्हारी कि तुम खुद इस स्ट्रगल से जो निकल गई, अब तुमने एक नाम बना लिया, काम, अपना स्टेटस, सब कुछ, तो बाकियों की भी आगे मदद कर रही हो, लोगों को भी अब एक एक रास्ता दिखा रही हो। बिल्कुल ऐसे है कि मैंने सबके लिए हेल्प के लिए ये सब कुछ किया है और फ्रीलांस में सिखा रही हूँ। अच्छा। और बड़ी मेरी कोशिश है कि जो भी ट्रांस मेरे पास आए उनको मैं किसी मुकाम पे ताकि अपना कोई काम, ताकि वो अपना कोई काम, अपना सैलून बनाए, अपना काम करे। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ सैलून का, मैंने इसमें सिलाई सेंटर का भी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी करूँ, साथ और भी चीज़ें ऐड। बेसिकली तुम एक इदारा बनाना चाह रही हो। मेरा बेसिकली ये है कि मैं कोई एक इंस्टीट्यूट बनाऊँ, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना, ये करना करेंगे ये तो नेक ख्वाहिश है, इतना नेक काम है, अल्लाह खुदा साथ देगा, हम सब साथ देंगे तुम्हारा। तुम शुरू हो जाओ, तुम बनाओ, रजिस्टर्ड करो, हम साथ देंगे तुम्हारा। डेफिनेटली आप लोगों ने इतने बड़े शो में मुझे बुलाया और आपके साथ मेरी मुलाकात हुई और इतना मैं तो तुम्हारी स्ट्रगल देखी है, मैं क्यों नहीं तुम्हें बुलाती। हाँ, तो आप लोगों ने बुलाया तो डेफिनेटली जो सुनने वाले वो भी मेरे साथ हेल्प आउट करेंगे जरूर। अच्छा, एक मैं दोबारा उसी पॉइंट पर ज़रा आना चाहूँगी, ये इन नाइट स्पेंड करने वाली जो बातें हैं, ये ऑन डिमांड रखी जाती हैं। जब जॉब देने वाली बात करते हैं, ये किसी भी जगह पे आप जाते थे किसी जॉब के लिए, ये सिर्फ मेकअप वाली जगहों पे आपने जो सैलून वगैरह में, किन किन जगहों पे आपको ऐसी डिमांड का ऐसा शिकार बनाया गया? मैं थिएटर में भी काम किया मेकअप के लिए, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, वहाँ पे भी आपको ऐसी डिमांड? तो वहाँ पे भी थी डिमांड्स। मैंने 2 माह काम किया, उसके बाद ऐसी डिमांड्स आना स्टार्ट होगी, मैंने फिर छोड़ दिया। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ये सब करूँ, क्योंकि मैंने काम करना, इज्जत से काम करना और अपना नाम बनाना। और फिर काफ़ी सैलून्स लाहौर में ही हैं जहाँ पे मैंने ट्रायल दी, किसी ने मुझे नहीं रखा। तुम शीमेल हो, क्लाइंट्स ऐसे बोलेंगे, कोई काम नहीं करवाएगा, हमारे सैलून की रेपो ख़राब होगी। तो जब मैंने इनसे रब्ता किया तो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे एक चांस मिला, इन्होंने मुझे चांस दिया और ये बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि इन्होंने मुझे चांस दिया, ये दिखती हैं, ये जैसी हैं, ये दिखती हैं जी, और ये मेरी खुशी है क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको चांस दे, आपको ब्रेक दे और आपको सामने लाने के लिए सपोर्ट करे। बेशक। तो इन्होंने ये स्टोरी क्या है ज़रा बताइएगा। आप तो साथ ही हैं, सब कुछ आपने देखा भी है, सबके प्रॉब्लम्स, चीज़ें, तो आपकी क्या स्टोरी है? कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मेरी ये ऊंचा बोलिएगा। मेरी ये स्टोरी है, मैं हर सैलून में जाती थी तो कोई मुझे सैलून में रखता नहीं था, मेरे घर के हालात इतने वो मुश्किल थे, तो इसलिए तो फिर मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, तो फिर उसने मुझे बताया था, फिर मैं आप ही के पास आई थी। मैंने आप ही को अपनी सारी वो मुश्किल बताई थी, ये वो था, ये वो, तो फिर आप ही ने कहा तुम्हें मैं काम सिखाऊंगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी। कितने टाइम से काम कर रही हैं आप? काम सीख गई हैं? जी, काफ़ी सीख गई। क्या सीख रही हैं अभी आप? मैं काफ़ी सर्विसेज में है, मेकअप में है, कौन सा काम कर रही है ज़्यादा? मैं ज़्यादा फेशियल के पैडी। अच्छा जी, वो ज़्यादा वेरी नाइस। देखें ना, कल को आप अपने सैलून्स में अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं और ऐसे मतलब फ्रीलांस भी जाके कर सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो भीख मांग रहे हैं, रोड पे हैं और उनको क्या मसला है? क्या काम नहीं मिलता या वो काम करना ही नहीं चाहते और उनका अब दिल ही ऐसा नहीं है, अब उनको लगता है कि यही हमारा धंधा पानी है? क्या क्या इसमें हकीकत है, बताइएगा। आज कुछ लोगों का यही है कि उनको पता है कि हम लोग बस ये 10 मिनट हाथ फैलाते हैं, आधा घंटा, तो हमें कोई 2000 3000 मिल जाता है, वो खुद नहीं कोशिश करते। मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को इन चीज़ों में नहीं डाला, मैंने अपने आप को एक मुकाम देना था, अपने आप का एक नाम बनाना था, मैंने हाथ नहीं फैलाना था। तो मैंने कोशिश की और मैंने आगे अपने स्टेप बढ़ाए और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह का शुक्र, खुदा का शुक्र है कि मैं इस जगह पे हूँ इस टाइम, कि मैं कुछ भी चाहूँ तो करूँ। और आज मैं इन लोगों को, इन बच्चों को, ये नहीं कि मैं इनको सिखा रही हूँ, इनको मैं हेल्प भी कर रही हूँ, पे भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, इसको भी पे कर रही हूँ, उसको भी पे कर रही हूँ।
और इस तरह के कई बच्चे हैं जो मेरे पास अभी मैंने साथ लेके आने थे, मगर वो बहुत ज़्यादा हो जाने थे, जो कि मैंने अभी रखे हैं बच्चे। उनको मैं साथ पॉकेट मनी पे भी करती हूँ, फिर उनको काम भी सिखाती हूँ, और बहुत अच्छा इनके साथ मैंने एंटरटेनमेंट रखा हुआ है कि इन लोगों को फ़ील ना हो कि हम लोग इस तरह हैं, कुछ हमारे में कमियाँ हैं या हम लोगों ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, आप जितने भी ख्वाजा सरा हजरात हैं, भाई हैं, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपका कैमरा है, उस आवाम को क्या कहना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी के लिए प्लीज़, कि आप लोगों के साथ मुझे उनको अपनी कैसा कम्युनिटी के लिए चाहिए? ये कहना है कि आप लोग कोशिश करो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हो, अच्छे कुक होते हो, आप लोग किसी काम में भी अगर हाथ डालो तो वो कामयाबी की तरफ जाता है। तो आप लोग, मेरे ख्याल में, आप मांगने से निकलो और अपने अंदर इतनी एबिलिटी और अपने अंदर इतनी कोशिश पैदा करो कि आप लोग कुछ बन सको मेरी तरह। आवाम को क्या कहेंगी? क्या आप ख्वाजा सरा जैसे जो लोग हैं इस कम्युनिटीज़ को किस तरह से डील करें, किस तरह से हैंडल किया जाए? आवाम को खुद ही सोचना चाहिए। अल्लाह ने पैदा किया हमें भी, आपको भी, सबको, और मेरे नहीं ख्याल में आप लोगों को किसी को भी हर्ट करना चाहिए। अल्लाह मियाँ कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी बंदा किसी को उंगली उठाए और उस पर बुरा लफ्ज़ बोले। किसी को हर्ट करना बुरी बात है, मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसे करना चाहिए। और मेरे पास अल्फाज नहीं है इन लोगों के लिए कि खुद ही सोचना चाहिए कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, इस तरह आप लोग कोशिश करें, इनको मोटिवेट करें ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। इमोशनली ना तोड़ा करें लोगों को जलील ना किया करें, इंसल्ट ना किया करें, किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। आपकी एक छोटी सी अच्छी सी बात जो है, आपकी एक छोटी सी नेकी जो है, वो सामने वाले को कितनी खुशी और किस रास्ते तक ले जाए। और आपकी छोटी सी ज़बान से निकली हुई कोई गलत बात, कोई गलत लहजा, कोई गलत जस्टर, हो सकता है सामने वाले को ख़ुदकुशी की तरफ ले जाए। उसको क्या ट्रॉमा दे दे, उसको क्या अजियत दे दे, सारी ज़िंदगी वो इंसान उससे निकल ना सके। कोशिश करें कि लोगों से दुआएं लें, और ख़ास तौर पे ख्वाजा सरा जी की कम्युनिटी है, इन लोगों से दुआएं लिया कीजिए, इनकी दुआएं लगती हैं। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आज मैं ये वाली बात बोल रही हूँ कि हमें ये हुक्म है कि हम मासूम बेज़ुबान जानवर जो है उसको भी अजियत ना दें। हम ये जो दरख्त हैं, जानदार दरख्त हैं, इसको भी कोई नुकसान ना पहुँचाएं, इनको ना काटें, इनको तकलीफ़ ना दें, इनको नुकसान ना पहुँचाएं, इनको तोड़ें ना, इनके पत्ते, इनकी चीज़ें। तो ये तो इंसान है यार, इनके बारे में आप सोचते नहीं है कि किस तरीके के नाज़ेबा लफ्ज़ों में आप इनको पुकार रहे होते हैं, इनको बुला रहे होते हैं, इनको गाली निकाल रहे होते हैं, इनको नाइट स्पेंट्स की ऑफ़र लगाते हैं। शर्म करें आप। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे इजाज़त दीजिए, सोचिए।